हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। तो यहाँ पर हम लोग रोजाना टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि अभी आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है क्योंकि 1 जून को आपका पेपर होना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो जो टेम्परेचर अगर राइज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे, विद्युत धारा के निरंतर और बंद पथ को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि वो क्लोज रास्ता जहां से करंट बह रहा होता है, जहां से करंट प्रवाहित हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है और खासकर क्लोज पाथ को ही क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, जो स्विच होता है वो आपका ऑन होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को सभी सर्किट में कैसे जोड़ा जाएगा? अगर हमें वोल्ट मीटर लगाना है तो सर्किट में हम उसे कैसे लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे, इन लाइन लगाएंगे, या फिर इसको समांतर यानी इसको पैरेलल लगाएंगे? तो याद रखेंगे इसे हम पैरेलल लगाते हैं, याद रखना है। वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है और एम मीटर को श्रृंखला में लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एम मीटर की सहायता से हम इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं कि एक सर्किट में कितना करंट बह रहा है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध असीम रूप से उच्च है? वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसका हाई रेजिस्टेंस है? कंडक्टर का होता है, रजिस्टार का होगा, इंसुलेटर का होगा, या फिर आपके जो सुपर कंडक्टर होते हैं? देखो, रेजिस्टेंस का काम होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो आपके करंट है उसके फ्लो को धीमा करना। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका आंसर आपका इंसुलेटर्स होंगे, जिनको हम कुचालक कहते हैं, जिनको कुचालक बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, यदि किसी सर्किट में कई बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और यदि एक बल्ब जल जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ बल्ब फट जाएंगे, अन्य सभी बल्ब जलना बंद कर देंगे। कुछ बल्ब जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं, अन्य सभी बल्ब जलना शुरू कर देंगे। तो अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो अगर एक बल्ब जलेगा तो बाकी भी आपके ग्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसका आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताएंगे, धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश को छोड़कर निम्नलिखित पर सभी पर निर्भर करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल रॉड डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, बट एक के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो वो क्या है? तो वो है आपका डेंसिटी। याद रखेंगे, डेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा, बाकी रेजिस्टिविटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, इन पर निर्भर करता है। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करेगा? जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज के ऊपर निर्भर नहीं करेगा? देखो, रेजिस्टेंस को मापने की इकाई ओम होती है, जो कि आप सभी को पता है। लेंथ पर भी निर्भर करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी करेगा, मटेरियल नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी करेगा, लेकिन प्रेशर पर नहीं करता है। तो प्रेशर इसका जवाब हो जाएगा, प्रेशर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं, और बताइए ये गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, या फिर आपका क्लोरीन होगी? तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। याद रखेंगे, कभी भी गलती से आप हाइड्रोजन आंसर मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, तो इसका यूज नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, चालक तार पर पीवीसी की कोटिंग होती है, कोटिंग करके क्या रोका जाता है? जो भी हमारी कंडक्टिंग वायर होगी इसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? फ्यूजिंग से रोक रहे हैं, ओवरलोडिंग से रोक रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से रोक रहे हैं, या फिर हम इसे ड्रिपिंग से रोक रहे हैं? तो याद रखेंगे, शॉर्ट सर्किट से इसे रोका जा रहा है, ध्यान रखेंगे। आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा वायर्स में तो आग लग सकती है, और आग लगेगी तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो वही काम इसमें किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? कई बार एग्जाम में सवाल आता है, गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन का पता लगाना, साउंड की डायरेक्शन का पता लगाना, लाइट की डायरेक्शन का पता लगाना, या फिर करंट की डायरेक्शन का पता लगाना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, करंट की डायरेक्शन का पता लगाना। आगे बढ़ेंगे,
दो बल्बों में से एक दूसरे से ज्यादा चमकता है, किस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा? आपके पास दो बल्ब हैं, एक बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है और एक बहुत ज्यादा डिम है, तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पर करंट जो है वो कम है, तो इसलिए जो बल्ब डिम है उस बल्ब में रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, इसीलिए वो कम ग्लो कर रहा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आप एक फॉर्मूला भी यूज रख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम है, इससे कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो वहीं पर आपको रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो V अपॉन आई, अगर करंट ज्यादा जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट जो है वो कम होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर करंट कम मिल रहा है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो कम चमक रहा है। राइट, आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होगी? आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम है। निकल है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, या फिर आपका नाइक्रोम है? तो याद रखेंगे इसका आंसर सिल्वर होगा। सिल्वर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम होती है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसे हम बेस्ट कंडक्टर कहते हैं। बाकी नायरोम का जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल हम लोग हीटिंग फिलामेंट के रूप में करते हैं। याद रखेंगे, जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक रॉड्स हो गई है ना, जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें हम हीटिंग फिलामेंट के रूप में नाइक्रोम का यूज करते हैं, याद रखना है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बल्ब के अंदर जो हीटिंग फिलामेंट हम इस्तेमाल करते हैं उस हीटिंग फिलामेंट का नाम क्या है और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये आप लोग मुझे एज अ होमवर्क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पे ओवर करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।